हेलो गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे सेल इंजरी के बारे में। सेल इंजरी क्या है? तो इसके लिए पहले अपन को उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेल इंजरी की डेफिनेशन है, इट इज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द सेल ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल एजेंट। समझ में आ रही है? ये क्या है? एक तरीके किसकी वजह से हो रहा है? स्ट्रेसेस की वजह से हो रहा है। अब वो स्ट्रेसेस क्या हो सकता है? जैसे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दी ब्लड। अब स्ट्रेस क्या आ रहा है सेल के ऊपर कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही पर्याप्त मात्रा में। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? एटीपी नहीं बनेगी। एटीपी नहीं बनेगी तो सेल क्या कर जाएगा? इंजर्ड हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ एटीपी। आगे इसका पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा कैसे सेल इंजरी हो रही है। तो सिंपल सा याद रखो, हाइपोक्सिया की वजह से क्या हुआ? डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड विच कॉजेज डिक्रीज अमाउंट इन एटीपी विच कॉजेज सेल इंजरी। अब ये स्ट्रेस है ना? अब इसका इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है? स्ट्रेस हो गया हाइपोक्सिया। अब इसका इटियोलॉजिकल एजेंट क्या हो सकता है? इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू सेल और टिश्यू और ऑर्गन। समझ में आ रहा है ना? तो इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है यहाँ पे? इटियोलॉजिकल एजेंट है इस्कीमिया। और स्ट्रेस क्या हो रहा है? स्ट्रेस है हाइपोक्सीमिया। तो स्ट्रेस क्या है? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से स्ट्रेस आया सेल के ऊपर, तो स्ट्रेस हो गया हाइपोक्सिया। और इसका इटियोलॉजिकल एजेंट क्या हो गया? इस्कीमिया। मतलब इस्कीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है, तो इटियोलॉजिकल हो गया, इटियोलॉजिकल एजेंट हो गया इस्कीमिया। क्योंकि डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई अगर डिक्रीज हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी होती है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यूज को। समझ में आ रहा है? और क्या एग्जांपल हो सकता है स्ट्रेस का? इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन का इटियोलॉजिकल एजेंट कई सारे हो सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। और उसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है। तो स्ट्रेस क्या हो गया? इन्फेक्शन। और उसके इटियोलॉजिकल एजेंट क्या हो गए? बैक्टीरिया, फंगस, वायरल। और उसकी वजह से क्या हो जाएगी? सेल इंजरी। समझ में आ रहा है? अब अपन को चार पार्ट देखने से, फोर पार्ट्स ऑफ ए सेल विच आर मोस्ट वनरेबल फॉर सेल इंजरी। मतलब सेल के चार पार्ट ऐसे होते हैं जो वनरेबल होते हैं किसके खिलाफ? सेल इंजरी के खिलाफ। मतलब अगर सेल इंजरी होगी तो सबसे पहले चार ऑर्गन इफेक्ट होंगे। कौन कौन से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे आरईआर, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले ये चार स्ट्रक्चर डैमेज होंगे सेल इंजरी के अंदर। समझ में आ रही है? अब अपन एक चीज देखेंगे कि अलग अलग टाइप के स्ट्रेस, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस या स्टिमुलस की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है। जैसे मान लो सेल इंजरी भी हो सकती है, सेल अडेप्टेशन भी हो सकती है। किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी स्टिमुलस की वजह से सेल अडेप्टेशन होगी, किसी स्टिमुलस या स्ट्रेस की वजह से डायरेक्ट सेल इंजरी होगी। समझ में आ रही है? तो वो एक टेबल के फॉर्म में समझाता हूँ आपको। अब ये टेबल अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट टेबल है, रॉबिन्स की टेबल है। जैसे मान लो नॉर्मल सेल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस सेल का नॉर्मल सेल है, एकदम नॉर्मल काम कर रहा है वो सेल, मेंटेनिंग इट्स होम्योस्टेसिस, उसका होम्योस्टेसिस मेंटेन है, एकदम बढ़िया चंगी तरीके से काम कर रही है सेल, है ना? अब उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आया, स्ट्रेस को अपन स्टिमुलस बोल सकते हैं। वो क्या है? नॉन इंजूरियस है, मतलब उसकी वजह से कोई इंजरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसके खिलाफ सेल अडेप्ट कर गया। समझ में आ रही है? तो नॉर्मल सेल था जो नॉर्मल काम कर रहा था, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आया या स्टिमुलस आया, उसकी वजह से क्या हुआ? सेल अडेप्ट कर गया। इसका एग्जांपल समझ सकते हो आप। जैसे मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये अरोटा है। अब हो गया हाइपरटेंशन, उसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो गया, अरोटा के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब इस ब्लड प्रेशर से डील करने के लिए इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को, ब्लड को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया अब बाहर, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब ज्यादा काम करने के लिए क्या कर सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल? या तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर दे,
भाई नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर दे, मायोकार्डियल सेल का नंबर इंक्रीज कर दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मायोकार्डियल सेल एक बार बन जाते उसके बाद वो डिवाइड नहीं कर सकते, तो नंबर तो इंक्रीज नहीं हो सकता। तो वो क्या करेगा, साइज इंक्रीज कर देगा सेल्स की। तो क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि बाहर की साइड प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड को बाहर निकालने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर स्ट्रेस ज्यादा हो गया। तो ज्यादा काम करने के लिए सेल कैसे अडेप्ट करेगा, मायोकार्डियल सेल, हाइपरट्रोफी हो जाएगी मायोकार्डियल सेल की, यानी कि साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया हाइपरट्रोफी। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सेल अडेप्टेशन के, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और एट्रोफी। एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे आप जिम के अंदर डंबल उठाते हो, तो डंबल में आप क्या कर रहे हो, वजन वजन उठा रहे हो, तो वजन की वजह से क्या हुआ, स्टिमुलस मिला इसको, मसल सेल को। मसल सेल जो बाइसेप्स की, आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने 10 किलो वजन उठाया, तो उसकी वजह से स्ट्रेस आया मसल्स की सेल के ऊपर। अब वो स्ट्रेस कैसा है, नॉन इंजूरियस है, तो उसके खिलाफ अडेप्ट कैसे करेगी अपनी मसल सेल, हाइपरट्रोफी करके, यानी कि वो अपनी साइज इंक्रीज कर देगी। तो हाइपरट्रोफी ऑफ मसल्स हो जाएगी, किसकी वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। अब मान लो आपने स्ट्रेस इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया कि उसकी क्षमता से बाहर हो गया, मतलब उसके आपे से बाहर हो गया, मतलब आपने स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहा, इनएबल टू अडेप्ट हो गया, तो फिर क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी। तो पहले तो सेल क्या करेगा, अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। अडेप्ट करने की कोशिश कैसे करेगा, या तो हाइपरट्रोफी कर सकता है, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रोफी, तो वो अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन तब भी पार नहीं पड़ी, मतलब अभी भी पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टिमुलस आपने बहुत ज्यादा दे दिया, उसके आपे से बाहर गया, तो फिर क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी। समझ में आ रहा है। लेकिन मान लो आपने डायरेक्ट इंजूरियस स्टिमुलस दे दिया सेल को, अभी तो आपने कैसा दिया था, नॉन इंजूरियस स्टिमुलस दिया था जिसके खिलाफ सेल अडेप्ट कर गया, लेकिन अब आपने डायरेक्ट क्या दे दिया, इंजूरियस स्टिमुलस दे दिया। जैसे मान लो हाइपोक्सिया, आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, उसमें क्या हुआ, आपने डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हाइपोक्सिया हो गया ब्रेन में, तो उसकी वजह से, या मान लो हार्ट के सेल्स को क्या हो गया, हाइपोक्सिया, है ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हार्ट के सेल्स के पास ऑक्सीजन जाना बंद हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल इंजरी होगी, क्योंकि इंजूरियस स्टिमुलाई है। हाइपोक्सिया मायोकार्डियल सेल के लिए क्या है, इंजूरियस स्टिमुलाई, तो क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी। अब मान लो वो थोड़ी देर के लिए ही था स्टिमुलस, यानी कि माइल्ड और ट्रांजिएंट टाइम के लिए, तो वो इंजरी कैसी होगी, रिवर्सिबल इंजरी, मतलब आपने सेल को इंजूरियस स्टिमुलाई दिया, इंजूरियस स्टिमुलाई है तो उसकी वजह से इंजरी होगी, क्योंकि वो स्टिमुलस कैसा है, इंजूरियस है। अब मान लो वो थोड़ी देर के लिए दिया आपने, माइल्ड और ट्रांजिएंट टाइम के लिए, तो वो इंजरी कैसी होगी, रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल से नाम से समझ में आ रहा है वो थोड़ी देर के बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा सेल। जब आपने स्ट्रेस रिलीज करा, स्ट्रेस को रिलीज करा, स्ट्रेस और स्टिमुलस को रिलीज करा, तो वापस सेल कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मतलब रिवर्सिबल है। अभी जब आपने माइल्ड और ट्रांजिएंट इंजूरियस स्टिमुलाई या इंजूरियस स्ट्रेस दिया, स्टिमुलस को स्ट्रेस भी बोल सकते हैं ना, लेकिन मान लो आपने स्टिमुलस दिया जो इंजूरियस था, वो कैसा था, सीवियर, बहुत ज्यादा था, और साथ में कैसा था, प्रोग्रेसिव था, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, तो उसकी वजह से कौन सी इंजरी होगी, इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी, मतलब वो वापस रिवर्स नहीं हो पाएगी। फिर इरिवर्सिबल इंजरी का आगे क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। अब सेल डेथ के अंदर अलग अलग मोर्फोलॉजिकल चेंजेस दिख सकते हैं आपको, अलग अलग मोर्फोलॉजिकल चेंजेस के नाम क्या हो जाएंगे, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, ऑटोफेगी, नेक्रोअपोप्टोसिस, पायरोपोप्टोसिस। तो अलग अलग तरीके के मोर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखेंगे आपको सेल के अंदर, तो अलग अलग नाम हो जाएंगे उसके सेल डेथ के, जैसे नेक्रोसिस हो गया, क्योंकि अलग अलग मोर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं अलग अलग चीज के। नेक्रोसिस में अलग मोर्फोलॉजिकल चेंज दिखेंगे, अपोप्टोसिस में अलग दिखेंगे। नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल की श्रिंकेज होती है, अपोप्टोसिस में सेल की श्रिंकेज कम देखने को मिलती है अपन को, है ना। तो अलग अलग मोर्फोलॉजिकल चेंज दिखते हैं अपन को अलग अलग सेल डेथ के अंदर, तो अलग अलग नाम हो गए, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, और अडेप्टेशन के मैंने नाम बता ही दिए।
समझ में आ गया। अब अपन पढ़ते कोजेज ऑफ सेल इंजरी। अब पहला कोज हो गया हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया के अंदर क्या होगा, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेल इंजरी। ये याद रखना, हाइपोक्सिया क्या है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेल इंजरी होता है। और हाइपोक्सिया का मतलब भी पता होना चाहिए आप। हाइपोक्सिया का मतलब होता है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी और बॉडी पार्ट और ब्लड। मतलब यानी कि बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, किसमें, ब्लड में या बॉडी के अंदर, है ना। अब उसकी कोज अलग अलग हो सकते हैं हाइपोक्सिया के। हाइपोक्सिया के कोज क्या हो सकते हैं, इक्सीमिया, स्कीमिया हो सकता है। स्कीमिया क्या है, मोस्ट कॉमन कोज होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्कीमिया के अंदर डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई, उसके अंदर डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो रही थी हाइपोक्सिया के अंदर। अब डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अलग अलग कोजेस की वजह से हो सकती है। मान लो ब्लड सप्लाई ही कम हो, जब ब्लड सप्लाई ही कम होगी तो ऑक्सीजन कहां से आती है, आरबीसी से आती है, टिश्यूज के पास। जब वहां पे ब्लड ही सफिशिएंट नहीं पहुंच रहा तो उसकी वजह से क्या होगी, ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई को क्या बोलते हैं, स्कीमिया बोलते हैं। समझ में आ रही है। और स्कीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा। अब स्कीमिया के अलग अलग कोज हो सकते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और वासोस्पाज्म। समझ में आ रही है। और क्या कोज हो सकते हैं हाइपोक्सिया में के, या मान लो आरबीसी के अमाउंट डिक्रीज हो जाए, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है वही डिक्रीज हो जाए, आरबीसी ही डिक्रीज हो जाए, एनीमिया, क्योंकि आरबीसी ही सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को। या कार्डियोपल्मोनरी फेलियर, हार्ट फेल हो जाए, हार्ट ढंग से पंप ही नहीं कर पा रहा तो ब्लड ढंग से पहुंच ही नहीं पाएगा टिश्यूज के पास, तो ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी। या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ज्यादा बाइंडिंग पावर होती है, किससे, आरबीसी से, किसके मुकाबले, ऑक्सीजन के मुकाबले। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी बाइंड करेगी आरबीसी से, तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी आरबीसी से। जब ऑक्सीजन अलग हो जाएगी आरबीसी से तो टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आरबीसी से कौन बाइंड कर गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर गई, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से। समझ में आ रही है। अब आगे पढ़ते हैं। और क्या हो सकता है कोज सेल इंजरी का, एक तो अपने हाइपोक्सिया पढ़ लिया, मोस्ट कॉमन कोज था। अब क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और फंगल इन्फेक्शन हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे सेल इंजरी हो जाएगी। कैसे, वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, वहां पे अलग अलग तरीके के साइटोकाइन रिलीज होंगे या टिश्यू फैक्टर रिलीज होंगे, जो क्या करेंगे, सेल डैमेज कर देंगे। वहां पे इन्फ्लामेशन में क्या होता है, मान लो इन्फेक्शन की वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा, और क्रोनिक इन्फ्लामेशन का होल मार्क होता है सेल डिस्ट्रक्शन, टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। तो इन्फेक्शन हो रखा है लंबे समय के लिए बैक्टीरिया या फंगल का, तो उसकी वजह से टिश्यू का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। समझ में आ रही है। और जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसा मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मान लो कोई एंजाइम नहीं बन पा रहा, एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई। कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसकी वजह से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, डिक्रीज एंजाइम। और प्रोटीन, अब वो प्रोटीन, वो एंजाइम किसके काम में आ रहा था, मान लो ट्रांसलेशन के काम में आ रहा था, या डीएनए सिंथेसिस के काम में आ रहा था। अब ये ढंग से होंगे नहीं ट्रांसलेशन, डीएनए सिंथेसिस, तो क्या होगा, मिसफोल्डेड प्रोटीन, क्योंकि ट्रांसलेशन इम्प्रॉपर तरीके से हो रही है, क्योंकि जो एंजाइम, मान लो कोई भी एंजाइम जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व हो रहा है वो ढंग से नहीं बन पा रहा, तो ट्रांसलेशन भी ढंग से नहीं होगी तो प्रोटीन भी ढंग से नहीं बनेगा, तो मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और वो एक्टिवेट कर देगा किसको, नेक्रोसिस या अपोप्टोसिस को, और आखिरी में सेल डेथ हो जाएगी। या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जिसके अंदर अपने बॉडी की सेल्स खुद को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अपने बॉडी के इम्यून सेल्स है ना, वो खुद की बॉडी के सेल को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, उसके अंदर क्या हो रहा है, अपने बॉडी के इम्यून सेल्स अपने जो हिपेटोसाइट्स हैं लीवर के, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे अपने आप। समझ में आ रही है।
या ऑटो इम्यून अर्थराइटिस, जो अपने जॉइंट्स हैं, अपने बॉडी के इम्यून सेल उनको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो अर्थराइटिस हो जाएगा जॉइंट्स का। ऑटो इम्यून डिजीज मोस्ट कॉमन किस में मिलती है? गर्ल्स में ज्यादा मिलती है बॉयज के मुकाबले। समझ में आ रही है? एसएलई, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस, उसके अंदर भी क्या हो रहा है? ऑटो इम्यून डिजीज है, वो भी स्किन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी उसके अंदर भी, तो स्किन चेंजेस दिखेंगे। और साथ में और भी कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं एसएलई में, ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन, ऑर्गन रिलेटेड। फिजिकल एजेंट भी हो सकता है सेलुलर इंजरी का कोज, जैसे मान लो हीट, कोल्ड, सीवियर हीट एक्सपोजर हो गया तो उसकी वजह से बर्न हो जाएगा वहां पे, या मान लो एक्सिस कोल्ड का एक्सपोजर हो गया। और फिजिकल एजेंट में क्या हो सकता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से भी सेल की इंजरी हो जाएगी, या रेडिएशन एक्सपोजर। और क्या हो सकता है? न्यूट्रिशन एबनॉर्मेलिटी, जैसे मान लो किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई। और विटामिन किस में इन्वॉल्व रहते हैं? एंजाइमेटिक रिएक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, कई जगह को एंजाइम का काम करते हैं, वहां पे वो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी तो उसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगी। या मान लो कई जगह क्या हो सकते हैं? कई जगह एक्सेसिव भी हो सकते हैं, जैसे मान लो फैट ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए, ओबिसिटी हो जाए, तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी होने के चांस इंक्रीज हो जाते हैं ओबिसिटी की वजह से। या मान लो किसी की एक्सिस डोज हो गई, जैसे मान लो विटामिन डी किसी ने ज्यादा एक्सिस में ले लिया, जैसे मान लो 6000 इंटरनेशनल यूनिट, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट लेनी थी उसको वीकली, और उसने ले ली डेली, तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसको हाइपर टॉक्सिसिटी हो गई किसकी? विटामिन डी की, और उसकी वजह से सेलुलर इंजरी हो जाएगी क्योंकि उसने ज्यादा खा लिया विटामिन डी। समझ में आ रही है? अपन ने क्या देख लिया? सेलुलर इंजरी के कोज देख लिए। अब अपन देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या है सेलुलर इंजरी का। जैसे दो टाइप की सेलुलर इंजरी पढ़ी अपन ने, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर जब स्टिमुलाई या स्ट्रेस को रिमूव कर देंगे तो सेल वापस नॉर्मल हो जाएगा, अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन करने लग जाएगा। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा? वो सेल इरिवर्सिबली इंजर्ड हो गया, उसके बाद उसकी सिर्फ सेल डेथ होगी। और सेल डेथ के अंदर अपन ने अलग अलग मोर्फोलॉजिकल चेंज देखेंगे, जैसे नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, और ये सब चीजें देखेंगे। ये मोर्फोलॉजिकल चेंज है किसमें? डाइड सेल के अंदर। जो सेल मर गई है उसके अंदर अलग अलग मोर्फोलॉजिकल चेंज दिखेंगे अपन को, उनको बोलेंगे नेक्रोसिस, पायरोप्टोसिस, अपोप्टोसिस। समझ में आ रहा है? अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कई लोग डिस्प्लेजिया को भी सेलुलर एडेप्टेशन समझते हैं, लेकिन डिस्प्लेजिया इज नॉट ए सेलुलर एडेप्टेशन, इट इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ये क्या है? प्री कैंसर से पहले की कंडीशन है, इसके बाद कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज ए प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। डिस्प्लेजिया कोई सेलुलर एडेप्टेशन का टाइप नहीं है, इट इज नॉट ए सेलुलर एडेप्टेशन, इट इज ए प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। समझ में आ रहा है? अब अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर इंजरी, और उसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रिवर्सिबल इंजरी का मैकेनिज्म क्या है। इंजरी समझ में आ रहा है? अभी मैंने बताया था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेलुलर इंजरी क्या है? हाइपोक्सिया। समझ में आ रहा है? अब हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था? इस्कीमिया। समझ में आ रहा है? हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमन कॉज है सेलुलर इंजरी का, और हाइपोक्सिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इस्कीमिया। इसके अंदर क्या हो रहा है? डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इस्कीमिया की वजह से। वैसे इस्कीमिया की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? डिक्रीज ब्लड सप्लाई। लेकिन ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी उसकी वजह से उसमें जो आरबीसी है वो ढंग से पहुंच नहीं पाएगी टिश्यूज के पास, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी इस्कीमिया की वजह से। वैसे डेफिनेशन है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन एंड टिश्यू। उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब जब ये इस्कीमिया होगा तो उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनना कम हो जाएंगे, डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन। अब सेल इंजरी कब स्टार्ट होगी? कितनी एटीपी डिक्रीज हो कि सेल इंजरी स्टार्ट हो जाए, मतलब कितना अमाउंट डिक्रीज होना चाहिए कि सेल इंजरी स्टार्ट हो जाए? जब एटीपी 5 to 10% ऑफ नॉर्मल लेवल से कम हो जाएगी, मतलब 5 से 10% कम हो जाएगी नॉर्मल लेवल से एटीपी, जब सेल इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है?
जब सेलुलर इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, समझ में आ रही है, बिकॉज ऑफ दिस सोडियम पोटेशियम पंप एंड कैल्शियम मैग्नीशियम एटीपीएस पंप फेल। समझ में आ रहा है, एटीपी की वजह से ही सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। जब सोडियम पोटेशियम एटीपी कम हो जाएगी तो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम मैग्नीशियम पंप काम करना बंद कर देंगे, विच कॉजेज इफ्लक्स ऑफ। नॉर्मली क्या होता है, सोडियम पोटेशियम नॉर्मली क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी की मदद से क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालता है और पोटेशियम को अंदर लाता है। सोडियम को बाहर निकालेगा और पोटेशियम को अंदर लाएगा। इसकी वजह से सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन होता है, पोटेशियम क्या होता है, इंट्रासेलुलर आयन। क्यों होता है सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन? सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इसलिए है क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप बार बार सोडियम को बाहर निकालता है सेल से, और पोटेशियम क्या करता है, और सोडियम पोटेशियम पंप पोटेशियम को अंदर लाता है। तो इसलिए सोडियम बाहर ज्यादा हो जाएगा और पोटेशियम अंदर ज्यादा हो जाएगा। इसलिए सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर आयन है और पोटेशियम इंट्रासेलुलर आयन है। तो सोडियम पंप क्या कर रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी की मदद से सोडियम बाहर फेंक रहा है और पोटेशियम को अंदर ला रहा है। लेकिन जब एटीपी है ही नहीं तो सोडियम पोटेशियम पंप काम ही नहीं करेगा। अब जब वो काम नहीं करेगा तो सोडियम बाहर नहीं जाएगा और पोटेशियम अंदर नहीं आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम सेल के अंदर आने लग जाएगा, विच कॉजेज इफ्लक्स। अब उल्टा हो जाएगा क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा है, एटीपी कम हो गई। तो उसकी वजह से कब काम नहीं करेगा, जब 5 से 10% ऑफ नॉर्मल लेवल से डिक्रीज हो जाए एटीपी। जब काम नहीं करेगा तो उल्टा हो जाएगा, पोटेशियम तो क्या होने लग जाएगा, अंदर पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा सेल से और सोडियम अंदर आने लग जाएगा। जब सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा था तो क्या हो रहा था, सोडियम बाहर जा रहा था और पोटेशियम अंदर आ रहा था। अब काम नहीं कर रहा है, एटीपी कम हो गई, तो उल्टा हो गया कि जो पोटेशियम है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर जाने लग जाएगा और सोडियम अंदर आने लग जाएगा। सोडियम और कैल्शियम, अब जो कैल्शियम मैग्नीशियम पंप भी क्या काम करते हैं, कैल्शियम को बाहर निकालते हैं और कैल्शियम साइटोप्लाज्म में कम होता है और बाहर ये जो सेल है, सोडियम मैग्नीशियम पंप क्या करता है, मैग्नीशियम को अंदर लाता है और कैल्शियम को बाहर निकालता है। तो साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम डिक्रीज रहता है, कम रहता है साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, सेल इंजरी के अंदर। अगर साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है अगर उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सेलुलर इंजरी को एक्टिवेट कर देगा। तो कैल्शियम अंदर आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम पंप काम करना बंद कर दिया क्योंकि एटीपी डिक्रीज हो गई। अब साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम की वजह से साइटोप्लाज्म में कैल्शियम ज्यादा हो गया। उसकी वजह से क्या होगा, एक एंजाइम होता है फोस्फोलाइपेज, फोस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो डिग्रेड करने लग जाएगा। किसको डिग्रेड करेगा, साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम पंप काम करना बंद कर दिया। समझ में आ रही है? तो साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हो गया। और मैंने बताया अभी साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम जब जब इंक्रीज होगा तो वो सेल इंजरी को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल इंजरी के अंदर साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम का। अब जब साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज हुआ तो फोस्फोलाइपेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। अब ये किसको डैमेज करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड को डैमेज करने लग जाएगा, ब्रेक डाउन करने लग जाएगा। ये ब्रेक डाउन फोस्फोलिपिड, जो इसके पार्टिकल्स होंगे फोस्फोलिपिड के, ब्रेक डाउन फोस्फोलिपिड कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कैल्शियम ज्यादा है। जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है फोस्फोलिपिड का, वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्या बना लेंगे, माइलिन फिगर। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से माइलिन फिगर दिखते हैं सेलुलर इंजरी में। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ फोस्फोलिपिड और कैल्शियम आपस में मिल रहे हैं। और ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है फोस्फोलिपिड का, मेम्ब्रेन के अंदर जो फोस्फोलिपिड है उसको डैमेज कौन कर रहा है, फोस्फोलाइपेज एंजाइम, जो एक्टिवेट हुआ है साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम के इंक्रीज होने से। समझ में आ गई? समझ में आ गई, कैल्शियम वाला रोल भी आ गया। और पढ़ेंगे अपन कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन सेलुलर इंजरी अलग से बाद में इस लेक्चर के, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा दिया मैंने। अब सोडियम अंदर आएगा तो साथ में पानी भी अंदर आएगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर दिया तो सोडियम बाहर जाने के बजाय अंदर आने लग जाएगा और पोटेशियम अंदर आने के बजाय बाहर जाने लग जाएगा, उल्टा होने लग जाएगा सब।
तो सोडियम का साथ पानी भी आ जाएगा, सोडियम के साथ पानी भी आने लग जाएगा। वाटर आल्सो एंटर्स इनटू द सेल। समझ में आ रहा है? अब जब वाटर अंदर आने लग जाएगा सेल में, ड्यू टू वाटर एक्यूमुलेशन, ऑस्मोटिक लोड इंक्रीज हो जाएगा सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया अंदर की साइड, तो सेल क्या कर जाएगा, फूल जाएगा, यानी कि सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। अब सेलुलर स्वेलिंग का एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी क्या है, एक्यूट इंजरी होती है, क्योंकि अभी हो ही रही है। अगर आपने स्टूमुलस या स्ट्रेस, जिस चीज से इंजरी हो रही है, उसको रिमूव कर दिया तो इंजरी वापस नॉर्मल हो जाएगी। तो ये एक्यूट कंडीशन है, अभी इंजरी वापस रिवर्स हो सकती है, मतलब सेल वापस नॉर्मल हो सकता है। जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर क्या होता है, अभी इंजरी नॉर्मल है, रिवर्सिबल हो सकती है। क्रोनिक के अंदर डैमेज हो जाते हैं हिपेटोसाइट सेल, लेकिन एक्यूट के अंदर वापस रिवर्स हो सकती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है सेलुलर स्वेलिंग का, एक्यूट हेपेटाइटिस। बैलूनिंग ऑफ डिजनरेशन ऑफ लीवर विच इज कॉल्ड हाइड्रोपिक चेन। जब एक्यूट, इसका ये किसके अंदर होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर अपन क्या देखेंगे, बैलूनिंग डिजनरेशन ऑफ लीवर हिपेटोसाइट। मतलब एक्यूट हेपेटाइटिस है, उसके अंदर क्या हुई, रिवर्सिबल इंजरी हुई एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर, लीवर के अंदर। अब लीवर के सेल हिपेटोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर क्या दिखेगी अपन को, बैलूनिंग दिखेगी। समझ में आ रही है? और ये सेल स्वेलिंग क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ सेलुलर इंजरी इन ऑल कंडीशन। जैसे लीवर का एग्जांपल बता दिया, लीवर के अंदर एक्यूट हेपेटाइटिस होगा, वो रिवर्सिबल कंडीशन है, अभी वापस रिवर्स हो सकता है लीवर। तो उसके अंदर अपन को क्या दिख रही है, बैलूनिंग ऑफ लीवर हिपेटोसाइट सेल। समझ में आ रही है? उसको अपन क्या बोलते हैं, बैलूनिंग डिजनरेशन। समझ में आ रही है? ये फर्स्ट साइन होता है किसी भी सेल इंजरी का, एक्सेप्ट अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में सेलुलर स्वेलिंग की बजाय सेलुलर श्रिंकेज दिखती है। अभी अपन बाद में जब अपोप्टोसिस पढ़ेंगे तब समझेंगे। अपोप्टोसिस में सेलुलर स्वेलिंग नहीं दिखती, सेलुलर श्रिंकेज दिखता है। समझ में आ रहा है? अब सेल तो स्वेल कर लिया, अब सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेली, पता है, और साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होती है। अब जब सेल स्वेल करने लग जाएगा तो पानी ऑर्गेनेल के अंदर भी जाने लग जाएगा। जो ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके अंदर भी जाने लग जाएगा। तो ऑर्गेनेली आल्सो स्वेल, वो भी स्वेल करने लग जाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑर्गन होता है जो स्वेल करेगा, जो फूलेगा, वो कौन सा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमेशा ऑर्गेनेली किसमें दिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखते हैं हमेशा ऑर्गेनेली, ऐसे नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखेंगे। अपन को ज्यादा जूम करना पड़ेगा ऑर्गेनेली को देखने के लिए। तो अगर अपन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तो अपन को क्या दिखेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर गया सेलुलर इंजरी के अंदर। रिवर्सिबल कंडीशन का साइन है ऑर्गेनेली स्वेलिंग का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर जाएगा। समझ में आ रही है? चलो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल कर लिया, सेल भी स्वेल कर गया, सेल भी फूल गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फूल जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखेगा। नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में सिर्फ सेल दिखेगी आपको। अब सेल मेम्ब्रेन, ये नॉर्मल सेल है, जब सेल इंजरी हुई तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या बनने लग जाएंगे, ब्लेब, ऐसे ब्लेब बनने लग जाएंगे सेल इंजरी के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन आल्सो स्वेल करने लग जाएगी, तो उसके अंदर क्या दिखेंगे अपन को, ब्लेब दिखने लग जाएंगे। तो ब्लेब फॉर्म हो जाएंगे किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। समझ में आ रही है? तो तीन चीजें दिख रही है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट साइन क्या हो रहा है, सेल इंजरी के अंदर सेलुलर स्वेलिंग, अपोप्टोसिस में सेलुलर श्रिंकेज मिलेगी। फिर कौन सा ऑर्गेनेली सबसे पहले स्वेल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी स्वेल कर जाएगी, तो उसके अंदर से अलग अलग ब्लेब बनने लग जाएंगे। यहाँ से फूल जाएगी, यहाँ से फूल जाएगी, यहाँ से फूल जाएगी, तो अलग अलग स्वेलिंग दिखेगी, इसको बोलेंगे ब्लेब्स। समझ में आ गया? अब आगे पढ़ते हैं। अब अपन ने पढ़ लिया सेलुलर स्वेलिंग, ये सब दिख रही है। अब क्या होगा इसके बाद, अब जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा आपने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशन में। लेकिन जब अभी अपन ने पढ़ा सेलुलर स्वेलिंग के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल कर जाएगा,
जब वो स्वेल करेगा तो ये जो राइबोसोम इसके ऊपर पड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, डी अटैच हो जाएंगे, मतलब वहां से हट जाएंगे क्योंकि वो फूल गया। जब वो स्वेल कर जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वहां से राइबोसोम हट जाएंगे, राइबोसोम हट जाएंगे, डी अटैच हो जाएंगे, राइबोसोम डी अटैच फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ में क्या हो रहा है, एटीपी भी डिक्रीज हो रही है। ट्रांसलेशन पढ़ोगे ना आप तब आपको पता लगेगा कि एटीपी का कितना रोल होता है ट्रांसलेशन में, एनर्जी की जरूरत होती है ट्रांसलेशन में एटीपी की। तो एक तो राइबोसोम अलग हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साथ में एटीपी डिक्रीज हो रही है ड्यू टू हाइपोक्सिया इस्कीमिया की वजह से, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा। तो दोनों चीजें क्या करेगी, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस विच कॉजेज। अब जब प्रोटीन कम हो जाएगा सेल में तो अब सेल क्या करने लगेगा, फैट का डिपोजिशन स्टार्ट कर देगा, किसमें, सेल के अंदर, क्योंकि अब प्रोटीन डिक्रीज हो गया तो सेल क्या करेगा, अब किसी को तो डिपोजिट करूं मैं, तो वो क्या करेगा, फैट को डिपोजिट करने लग जाएगा सेल के अंदर, क्योंकि प्रोटीन डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, फैट का डिपोजिशन स्टार्ट कर लेगा अपने अंदर। तो विच कॉजेज इंक्रीज लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। तो फिर क्या दिखेगा अपन को सेल के अंदर, फैटी चेंज। समझ में आ रही है। तो कई लोगों में आपने फैटी लीवर पढ़ा होगा, फैटी लीवर के अंदर भी क्या हो रहा है कि लीवर क्या स्टार्ट कर रहा है अपने अंदर, फैट को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि लीवर के अंदर सेलुलर इंजरी हुई है ड्यू टू एल्कोहल से हो गई, कोई टॉक्सिन हो गया, जैसे वायरस हो गया, वायरस हेपेटाइटिस ए से एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, उसके अंदर आपको क्या दिख सकता है, जो सेलुलर स्वेलिंग बता दिया मैंने हेपेटोसाइट्स में। और क्या दिख सकता है, फैटी चेंज। क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो गई सेलुलर इंजरी के अंदर ड्यू टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग और डिक्रीज इन एटीपी, उसकी वजह से ट्रांसलेशन रुक गया। तो अब हिपेटोसाइट क्या करेंगे, फैट को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, एक तो फैट की सिंथेसिस बढ़ा देंगे। समझ में आ रही है। साथ में और क्या, फैट की सिंथेसिस क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब प्रोटीन डिक्रीज हो गया तो वो क्या करेंगे, फैट को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो फैट की सिंथेसिस बढ़ा देंगे, फैट का स्टोरेज बढ़ा देंगे। तो अपन जब माइक्रोस्कोपी में सेल को देखेंगे तो अपन को क्या दिखेगी, फैटी चेंज दिखेगी सेल के अंदर। समझ में आ रहा है। दो चीजें पढ़ ली, अब अपन तीसरी चीज देखते हैं, सेलुलर रिवर्सिबल इंजरी का मैकेनिज्म में तीसरी चीज क्या है। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन डिक्रीज हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको अपन एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर क्या करेगा, स्विच कर जाएगा किसके ऊपर, सेल एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब अपन को पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लाइकोजन का कंजम्पशन होता है। तो ग्लाइकोजन जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उसका कंजम्पशन हो जाएगा, वो खत्म होने लग जाएगा, ग्लाइकोजन स्टोर खत्म होने लग जाएंगे सेल के। और साथ में क्या होगा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच ऑफ सेल डिक्रीज हो जाएगी। अब जब पीएच ऑफ सेल डिक्रीज होगी उसकी वजह से जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन है उसकी क्लम्पिंग होने लग जाएगी, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो ये भी एक चेंज दिखेगा अपन को रिवर्सिबल इंजरी में। समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट चेंज है, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन। अब आगे पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन कुछ चेन देखेंगे सेल इंजरी के अंदर, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर कुछ चेन देखेंगे जो एक साथ में डिस्कस कर लेता हूं। ये रिवर्सिबल इंजरी में ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो अपन को देखने को मिलेंगे रिवर्सिबल इंजरी के अंदर, ये एक साथ देख लो और याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। पहला चेंज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्ट्रेशन। अभी मैंने बताया था, क्या समझा दिया मैंने, बस एक साथ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ताकि दिमाग में आ जाए। समझा दिया पहले मैंने, तो ब्लेब मैंने समझा दिया, ब्लेब फॉर्मेशन, साथ में क्या होगी, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ब्लेब बनने लग जाएंगे, जो मैंने बताया था अभी, मतलब स्वेलिंग होने लग जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और क्या होगा साथ में, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसकी लॉस हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हुई, उसके बाद किसकी स्वेलिंग होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होगी। सेकंड ऑर्गेनेली कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्लूडिंग स्वेलिंग एंड स्मॉल अमोर्फस डेंसिटी भी दिखेगी अपन को। ये स्मॉल अमोर्फस डेंसिटी क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डैमेज हुई है फास्फोलाइपेज की एक्टिवेशन की वजह से, वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगी और डिपॉजिट हो जाएगी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो कैल्शियम के डिपोजिशन होते हैं स्मॉल अमोर्फस डेंसिटीज। अमोर्फस का मतलब क्या है, अमोर्फस का मतलब है जिसकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है, एमोर्फस जिसकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है,
एमोर्फस, जिसकी कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है, वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखेगा। और क्या दिखेगा? एक्यूमुलेशन ऑफ माइलिन फिगर इन साइटोप्लाज्म। माइलिन फिगर मैंने समझा दिया। फोस्फोलाइपेज एक्टिवेट होगा सेल इंजरी के अंदर, वो डैमेज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होगी उससे जो फॉस्फोलिपिड निकलेंगे वो फॉस्फोलिपिड कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएंगे और फिर बना देंगे माइलिन फिगर। साथ में और क्या दिखेगा? डिसएग्रीगेशन ऑफ ग्रेनुलर एंड फिब्रिनल एलिमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट है। एक डिसएग्रीगेट हो जाएंगे कौन? ग्रेनुलर मटेरियल। जो बेसोफिलिक ग्रेनुअल्स होंगे किसके अंदर? न्यूक्लियस में, वो डिसएग्रीगेट हो जाएंगे। और फिब्रिनल एलिमेंट आल्सो, फिब्रिनल एलिमेंट भी अलग हो जाएगा किससे? न्यूक्लियस से। और क्या होगा? डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब ये कैल्शियम का रोल मैंने थोड़ा बहुत समझाया था आपको फोस्फोलाइपेज से। भाई फोस्फोलाइपेज और क्या करेगा कैल्शियम का? होम्योस्टेसिस का क्या रोल है कैल्शियम होम्योस्टेसिस का सेल इंजरी में, ये समझते हैं। नॉर्मली कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इज लो। मैंने बताया था साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम की कंसंट्रेशन नॉर्मली लो रहती है। मोस्ट ऑफ इट्स सेक्वेस्ट्रेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ज्यादातर कैल्शियम, जैसे ये सेल है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये साइटोप्लाज्म में कैल्शियम नॉर्मली लो रहता है। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम का सेल इंजरी में। अगर ये इंक्रीज हुआ तो सेल इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ज्यादातर कैल्शियम इनके अंदर भरा हुआ रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोप्लाज्म में कम रहता है, बहुत कम रहता है। और बाकी का कैल्शियम रहता है एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर ब्लड में। सेल के अंदर बहुत कम रहता है साइटोप्लाज्म में। ऑर्गेनेली के अंदर रहता है मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब क्या हुआ? इस्कीमिया और सर्टेन टॉक्सिन, कोई भी टॉक्सिन हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई इंजरी हो जाए, कॉजेज इंक्रीज इन साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम। मैंने क्या बताया था? साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर वो इंक्रीज हो गया तो वो सेल इंजरी को एक्टिवेट कर देगा। इनिशियली इट इज ड्यू टू रिलीज फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर। अब ये कैल्शियम इंक्रीज क्यों हो रहा है? टॉक्सिन आया और इस्कीमिया हुआ, उसकी वजह से कैल्शियम इंक्रीज हो गया साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम। अब वो कहां से आया? पहले तो वो आता है रिलीज फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर। इंट्रासेलुलर स्टोर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से निकल जाएगा बाहर। क्यों निकल रहा है? ड्यू टू इंजरी कोज बाय इस्कीमिया और सर्टेन टॉक्सिन। अब यहां से निकल गया, पहले तो यहां से आएगा, फिर बाद में लेटर ऑन कहां से आएगा? लेटर ऑन ड्यू टू इनफ्लक्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम पड़ा है वो अब ब्लड से सेल के अंदर आने लग जाएगा। अब इसका एक रॉबिन्स के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, वो जो बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है वो देख लेते हैं अपन एक बार। रॉबिन्स किताब में दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छा तरीके से समझा हुआ है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है सेल इंजरी का। नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर आयन ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम बहुत कम होता है ना, पता है अपन को। और मोस्टली कहाँ स्टोर रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब कोई इंजूरियस एजेंट आया जैसे स्कीमिया या बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिन या कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर आयन अंदर आने लग जाएगा। लेकिन पहले क्या होगा? पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम पड़ा है वो बाहर आने लग जाएगा, इंट्रासेलुलर डिपॉजिट बाहर आने लग जाएंगे और साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। और फिर बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर आयन भी जो कैल्शियम है वो अंदर आने लग जाएगा। इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम क्या करेगा? एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम, जैसे फास्फोलाइपेज को कर दिया तो फिर वो फोस्फोलिपिड बन जाएगा। फोस्फोलाइपेज क्या करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फोस्फोलिपिड की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको डैमेज करेगा तो डिक्रीज फोस्फोलिपिड्स, तो फोस्फोलिपिड डिक्रीज हो जाएंगे सेल में। अब सेल के अंदर फोस्फोलिपिड डिक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? फोस्फोलिपिड कहां से डैमेज हो रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से। और किसको एक्टिवेट करेगा? प्रोटीएस को। प्रोटीएस क्या करेगा? जो साइटोस्केलेटन बना हुआ है सेल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको डैमेज कर देगा। डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन में साइटोस्केलेटन प्रोटीन। प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं। आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर अपन को पता है प्रोटीन भी पड़े हुए रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कौन डैमेज कर रहा है? तो फॉस्फोलिपिड को डैमेज कर रहा है फॉस्फोलाइपेज, और प्रोटीन को डैमेज कर रहा है कौन? प्रोटीएज। तो ये दोनों डैमेज कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीएज। और जब ये फॉस्फोलिपिड बाहर आएगा सेल में, यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डैमेज होगी, कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्या बना देगा? माइलिन फिगर। और प्रोटीएज से क्या होगा? साइटोस्केलेटन टूट जाएगा सेल का, और साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी टूट जाएगी। अब एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? जो क्रोमेटिन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिन, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा एंडोन्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर डैमेज। और एटीपीएस क्या करेगा? एटीपी का डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देगा, तो एटीपी डिक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा? अब जो ये कैल्शियम है, अब जो ये कैल्शियम साइटोप्लाज्म में आया है, ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने लग जाएगा। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम का ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड ऑफ कैल्शियम। उसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम के डिपॉजिट होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया में, वो दिखेगा अमोर्फस डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रही है? और इस कैल्शियम की वजह से क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियन ट्रांजिशन पोर का ओपनिंग हो जाएगी। माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर क्या करेगा? ओपन हो जाएगा ड्यू टू कैल्शियम और रिएक्टिव, कैल्शियम के लोड की वजह से और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के लोड की वजह से। इन दोनों की लोड इंक्रीज हो रहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, इनका लोड, उसकी वजह से ये पोर खुल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर। उसकी वजह से एटीपी और डिक्रीज हो जाएगी। और क्या होगा इसकी वजह से? इसकी वजह से जो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे ग्लूटाथायोन, ये सब एंटीऑक्सीडेंट डिक्रीज हो जाएंगे। और क्या करेगा? साथ में एटीपी डिक्रीज कर रहा है, और कई अब नॉर्मल चीजें होने लग जाएगी, ये बाद में पढ़ाऊंगा माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांजिशन पोर से क्या होता है। उसकी वजह से एटीपी डिक्रीज हो रही है, एंटीऑक्सीडेंट डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? सेलुलर इंजरी एक्टिवेट हो जाएगी और ज्यादा। समझ में आ गई? तो ये मैकेनिज्म यहाँ खत्म होता है सेलुलर इंजरी का, रिवर्सिबल का, और इरिवर्सिबल का अपन बाद में पढ़ेंगे। तो मेनली तो रिवर्सिबल का इंपॉर्टेंट होता है, इरिवर्सिबल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर बाद में अपन नेक्रोसिस अपप्टोसिस पढ़ेंगे।